हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे किस प्रकार का क्वेश्चन आया और उसे किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए था। ये हमारा पार्ट 8 है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इनके फिर आंसर को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए था और इन्होंने क्या क्या कमियां की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान, इन्होंने क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करता है। भारत के संविधान में संशोधन की विधियों के आलोक में इस कथन पर चर्चा कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, संविधान कठोरता लचीलेपन के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करता है, ये केसी बेयर का स्टेटमेंट है। ठीक, और उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के संविधान की संशोधन की विधियों को आपको बताना है। दिखने में तो काफ़ी साधारण क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप चाहें तो इस क्वेश्चन को काफ़ी मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो हम बाद में बताएंगे, पहले आपका पढ़ते हैं। आपने लिखा है, संविधान संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला कठोर संविधान, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, जैसे यूएसए का संविधान। दूसरा संविधान लचीला या नम्य संविधान, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है। ऐसे संविधान में संविधान संशोधन विधेयक पर सामान्य बहुमत में कोई विशेष अंतर नहीं होता, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान परिवर्तित परिस्थितियों और आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए संशोधन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधन की चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के संशोधन की चर्चा की गई, जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, अपितु उसे परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। फिर आपने लिखा, भारतीय संविधान में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का विवरण निम्नलिखित है। आपका फिर है, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से। ठीक, आपने इसमें सारी जिक्र कर दिया कि साधारण बहुमत के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, अब आप देखो ये कर दिया। फिर आपका दूसरा है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। आपने इसमें भी बता दिया कि संविधान के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जाते हैं। यहाँ विशेष बहुमत का तात्पर्य कुल सदस्यों के 50% से अधिक एवं उपस्थित और मतदान करने सदस्यों का 2/3 बहुमत, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति सत्तात्व आदि में संशोधन। संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से भारतीय संविधान के संघीय संरचना संबंधित प्रावधानों के संशोधन के लिए आवश्यक राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी। 7वीं अनुसूची संबंधित विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 4थी अनुसूची, इस प्रकार भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह न तो लचीला है, न ही किसी सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनी वैचारिक प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तित कर सके, और न ही यह अमेरिकी संविधान की तरह इतना कठोर है कि यह परिवर्तित परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार सामंजस्य स्थापित कर पाने में असमर्थ हो। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का अनूठा संतुलन स्थापित करता है। देखिए, आपने इसमें क्या किया है कि ये पैरा, ठीक है, और जो आपका पहला पैरा है, आप ये जो पहला पैरा देखिए, इससे गए का है ना, इसमें आपने ये दोनों चीज़ें, ये लगभग आपने एक ही कर दिया। कहने का मतलब जो बात आपने यहाँ पे कही है वही बात आपने उस पेज पे भी कही है। तो आपको अपनी बातों को रिपीट नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी अपने पहले प्रश्न में ही, जो मैं आंसर राइटिंग की पहली क्लास ले रहा था पार्ट 1, उसमें मैंने आपको एक फार्मूला दिया था। कौन सा था? RIG। RIG का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं RI और G का मतलब होता है आपका उत्तर इतना जनरलाइज ना हो, जैसा कि ये क्वेश्चन आपने उत्तर लिखा है इस तरीके से। दूसरा, इरिलेवेंट फैक्ट आप ना डालें, आपने काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है। R का मतलब रिपीटेशन ना हो, आप बार बार अपने उत्तर की लाइन को रिपीट ना करें। क्लियर? तो खैर, ये बात की बातें, इनको हम बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या था और आपको इसको कैसे फ्रेम करना चाहिए। प्रश्न है, भारत का संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करता है। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली बात आप इसमें ये करें कि उचित संतुलन स्थापित करता है, तो आप इसको बेसिक बता दें कि उचित संतुलन ये कैसे स्थापित करता है। कैसे बताएंगे आप? कि भारत के संविधान में नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है।
नम्यता व अनम्यता का आप सामान्य सा आज से बता दें कि संशोधन की प्रक्रिया सरल है और कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनकी प्रक्रिया जटिल है, जैसा कि इसमें संशोधन जटिल होता है और इसमें संशोधन कठिन क्या कहते हैं आसानी से हो जाता है। ठीक, कि कुछ साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ विशेष बहुमत से और कुछ विशेष प्लस आधे राज्यों के से संबंधित। ठीक है, अब जब इतनी चीज़ें बता देंगे फिर आप ये बताएंगे कि ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत राज्यों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। समझ गए? आप आलोचना भी थोड़ी करिए और जब आप आलोचना करोगे तो फिर आप लास्ट में एक निष्कर्ष देना कि खैर कुछ भी हो, जिस तरीके का हमारा संविधान संशोधन है ये समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, समय समय के अकॉर्डिंग ये अपने संशोधन के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों से अपना तालमेल बैठा लेता है। हालांकि ये राज्य को संशोधन का अधिकार नहीं है, ये एक अलग विषय हो सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है, किंतु फिर भी ये ब्रिटेन के समान काफ़ी नम्य नहीं है और ना ही अमेरिका के संविधान की तरह अनम्य है। क्लियर? तो आप ये चीज़ें ऐसे इसमें डिस्कस करेंगे और आप कोशिश ही करें, जैसे आपने यहाँ पे नंबरिंग की है ना, आपने ये नंबर लिखा और फिर आपने देखो वही न्यूमेरिक नंबर ये, तो ये ऐसा मत करिए। यहाँ पे आप या तो डिजिट नंबर यूज कीजिए 1, यहाँ पे आप रोमन यूज कर लीजिए, या फिर आप यहाँ डिजिट यूज कीजिए, यहाँ पे ABC यूज कीजिए और कोशिश करिए ये ABC आपको लिखने को मिले ही ना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं कि आप साधारण बहुमत के अंतर्गत क्या क्या आता आप सारी बातें लिख दोगे। अभी तो आप बुक में हो, घर पे हो तो लिख सकते हो, बट वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो इतने तथ्यों का समावेश आप मत कीजिए कि आप अपने आप से बाकी सारे तथ्य ही भूल जाएं। आप कुछ तथ्य याद रखिए कि नागरिकता से संबंधित जो प्रोविज़न है, निर्वाचन से संबंधित जो प्रोविज़न है और नए राज्यों के गठन से जो हैं ये साधारण बहुमत के अंतर्गत हैं। बाकी आप बता दीजिए कि ये विशेष बहुमत के अंतर्गत आते हैं और इनको विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमत से किया जाता है। और फिर आप बताओगे, एक चीज़ और बता देना यहाँ पे, जो आपके आंसर को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दे देगा कि कोई भी संविधान संशोधन किया जाए किसी भी बहुमत के माध्यम से, चाहे साधारण या विशेष किसी भी बहुमत के माध्यम से, लेकिन वो संशोधन संविधान की मूल संरचना के अकॉर्डिंग होना चाहिए या संविधान की मूल संरचना को वो बाधित न करता हो। क्यों? अगर वो संविधान की मूल संरचना को बाधित करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ये विशेषता भी हमारे यहाँ एक अविस्मरणीय है या अद्भुत है, आप कह सकते हो। समझ गए? ये डायमेंशन भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आप अभी बात कर रहे हो ना राज्यों वाली, कि राज्यों को अधिकार नहीं दिया जाए, मान लो सपोज करोगे केंद्र कोई ऐसा कानून बना दिया जो राज्य के राइट में नहीं आता है। अब जैसे किसान आंदोलन को ही ले लो, अगर केंद्र ने कानून किसानों के खिलाफ बना दिया और राज्यों को लग रहा है कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना चेक करने के लिए कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, क्या इसमें किसी रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन किया गया, क्या इसकी जो प्रोसेस है वो संवैधानिक ना होकर किसी तानाशाही को दर्शाती है। तो इन चीज़ों में भी कंट्रोल करने के लिए तो आपकी वो आलोचना खारिज हो जाएगी जिसमें ये कहा जाता है कि राज्यों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया। क्लियर? तो आप कोशिश ये करिए सबसे पहली बात कि आप इसमें इतनी स्टोरी को शॉर्ट कीजिए। ठीक, दूसरी बात आप ये करिए कि आप अपनी जो ये बातें बताते हो ना, ये वाली बातें, तो आप इनको शॉर्ट करो हर बात को, और इनको एक एक पॉइंट में लाइन बाय लाइन लिख दो कि साधारण बहुमत के अंतर्गत जैसे नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन, सीमा या नागरिकता, तो वहीं विशेष बहुमत के अंतर्गत आप लिख दो कि संविधान के द्वारा कौन कौन सी विशेष बहुमत के अंतर्गत मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वहीं विशेष प्लस आधे राज्यों में लिख दो 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध की भी शक्तियों के साथ, ऐसी चीज़ लिख दो। तो ये क्या होगा ना, आपकी जो 10-20 लाइनें 15 लाइनें जो ले चुका है ये 4 से 5 लाइन में सिमट जाएगा और आप इस प्रश्न के दूसरे प्रोस्पेक्ट को भी लिख सकते हो। समझ गए? प्रश्न एक है लेकिन आप चाहो तो इसको मल्टी डायमेंशनल बना लो। उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए आंसर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।